नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी फटाफट में, जहां आपको फटाफट अंदाज में हम कमोडिटी मार्केट की तमाम बड़ी खबरें बताते ही हैं, साथ ही आपके सवालों के जवाब भी देते हैं। आपके पास भी कोई सवाल हो तो आप हमारे नंबर 9136934065 पर अपने सवाल हमें व्हाट्सएप करें। अगले आधे घंटे तक आपके सभी सवालों के जवाब देने के लिए 3 मेहमान होंगे। अखिलेश जैन फाउंडर हैं टेक्निकल आईक्यू से, कमर सादरी हैं सीईओ हैं अवांस एंटरप्राइजेस के, और मनोज जैन हैं पृथ्वी फिनमार्ट से। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, सबसे पहले बात गोल्ड और सिल्वर की, जहां पर लगातार नया रिकॉर्ड बनता जा रहा है। एमसीएक्स पर सोना 71,739 की नई ऊंचाई तक पहुंच चुका है और चांदी 82,849 की नई ऊंचाई तक पहुंच गई है। क्या इस इतनी तेजी के बाद अब क्या करना चाहिए, ये सवाल तमाम दर्शकों के मन में है। तो पहले सवाल से ही शुरू कर लेते हैं। हमारे साथ महावीर हैं बंगलुरु से। इनका सवाल है कि कॉमेक्स गोल्ड क्या फिर से 15 अप्रैल तक $2,200 तक फिसल कर आएगा क्या? अखिलेश जी, क्या लगता है आपको, क्या कॉमेक्स गोल्ड $2,200 तक आने की उम्मीद है आपको? नमस्ते विश्व मोहन जी। देखिए, गोल्ड और सिल्वर में जिस तरह से मूवमेंट चल रहा है, इट इज काइंड ऑफ फोमो ट्रेडिंग। लोग बहुत रश के अंदर हैं और यहाँ पे जो लॉन्ग पोजीशंस बिल्डअप है, सीएफटी ट्रेडर्स के जो कमिटमेंट्स हैं वो काफी ज्यादा स्ट्रांग है और पिछले 1.5 से 2 महीने से यहाँ पे हमने बिल्डअप होता हुआ देखा है। और यहाँ पे कहीं ना कहीं लग रहा है कि जो एक रिटेल ट्रेडर है या एक कॉमन ट्रेडर है वो कहीं ना कहीं ट्रैप हो गए हैं और मुझे लगता नहीं है कि बाजार ट्रैप से निकलने का मौका देगा। मुझे अभी भी स्टिल दोनों ही प्रीशियस के अंदर पोजिशनली जो आउटलुक है वो बुलिश ही लग रहा है। और यहाँ पर अगर कॉमेक्स की लेवल की बात करिए इन्होंने, तो कॉमेक्स के अंदर 2310 के आसपास का मुझे लगता है कि ये एक बेस बन चुका है और आने वाले दिनों में ये 2310 के आसपास का जो लेवल है वो ब्रिश नहीं होना चाहिए और गोल्ड के अंदर हमको फर्दर हाईज देखने को मिलने चाहिए। हालांकि दोनों ही प्रीशियस के भाव इतने ऊपर आ गए हैं तो कहीं ना कहीं जैसे जो मार्जिन एक्सपेक्टेशन है सीएमए की तरफ से या कॉमेक्स की तरफ से या अदर एक्सचेंजेस की तरफ से वो आ सकता है, तो यहाँ पे वॉलेटाइल ट्रेड हो सकता है। बट मुझे लगता है कि इन एनी डीप करेक्शन 1 से 1,500 का पॉइंट अगर आता भी है इन केस, तो यहाँ पे 2310 एक अच्छे सपोर्ट की तरह काम करेगा और प्राइजेस हम वापस से ऊपर की तरफ होते हुए देखेंगे। तो मनोज बाय जी, ऑन डिप्स आप बता होना चाहिए, दीजिए, आप 2310 अभी मुश्किल लगता है जी। जी मनोज जी, आपका व्यू क्या है? गोल्ड के ट्रेडर्स के लिए क्या सलाह दे रहे हैं आप? नमस्कार विष्णुमोहन जी, सबसे पहले तो आपको और सारे व्यूवर्स को गुड़ी पाड़वा और नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जहां तक सोने का सवाल है तो बिल्कुल यहाँ पे जो मोमेंटम है वो पॉजिटिव ही बना हुआ है। टेक्निकली हम देख रहे हैं कि एक ओवरबॉट जोन में सोना बना हुआ है। कल यहाँ यूएस के इन्फ्लेशन के नंबर्स भी आएंगे और यूएस फेड की मॉनेटरी पॉलिसी के मीटिंग मिनट्स भी जारी होंगे, तो उसके चलते थोड़ी वोलेटिलिटी जो है मार्केट में बढ़ती हुई नजर आएगी। लेकिन ट्रेंड अभी भी यहाँ पॉजिटिव है। कोई भी करेक्शन अगर आता है 2320 से $2300 के रेंजेस में, तो वो वापस से एक बार यहाँ पे बाइंग की अपॉर्चुनिटी के रूप में ही देखना चाहिए। हमारा मानना है कि 70,000 से 69,500 ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन रहेगा एमसीएक्स जून वायदा के लिए। तो कोई भी करेक्शन आते हैं तो वहां पे बाइंग की रणनीति बना के चले। अभी मोमेंटम पॉजिटिव ही है और कोई बड़ी गिरावट अभी भी यहाँ पे सोने में नजर नहीं आ रही। ऊपर में यहाँ 2420 के जो स्तर है इंटरनेशनल मार्केट में और भारतीय बाजारों में 72,500 से 72,700, ये यहाँ पे अब शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकते हैं। चलिए, अब बात कर लेते हैं गोल्ड सिल्वर के डिमांड को लेकर, किस तरह का मार्केट से क्या रिपोर्ट आ रही है। हमारे साथ हैं पंकज अरोड़ा, जो प्रेसिडेंट है ऑल इंडिया ज्वेलर्स और गोल्ड स्मिथ फेडरेशन के। शुक्रिया पंकज जी, आपने वक्त निकाला। क्या सर डिमांड को लेकर क्या रिपोर्ट आ रही है, क्योंकि लगातार जिस तरह से अचानक से तेजी आई है, फरवरी के निचले स्तरों से देखें तो 10,000 रुपए से ज्यादा दाम सोने के बढ़ चुके हैं और 12,000 रुपए से ज्यादा की तेजी चांदी में आ चुकी है। क्या इससे डिमांड काफी हिट हुई है और आगे को लेकर आप लोगों का क्या अनुमान है पंकज जी? रिटेल के जो एंड यूजर्स हैं मार्केट में, आप समझ लीजिए 10% से ज्यादा का व्यापार इस समय नहीं है। मेरी आवाज पहुंच रही है? जी जी बिल्कुल आ रही है आवाज सर, बोलिए सर। जी, मेरा कहना है कि मार्केट में जो 10,000 का मूवमेंट आ गया है, तो जो रिटेल का कस्टमर होता है, जब तक कोई भाव 6 महीने लगातार रहता नहीं है एक भाव 1,500 ऊपर नीचे, तब तक कोई भी कस्टमर मार्केट में आता नहीं है। दूसरा, मार्केट में जो लोग ट्रैप हो गए थे तो वो अपने भाव कटवा रहे हैं, यानी जो व्यापारी ज्वेलर सामान ले गए थे उनके भाव नहीं कटे हुए। तो आचार संहिता की वजह से मार्केट के अंदर जो एकदम तेज भाव था उसका प्रीमियम माइनस हो गया था, यानी कि 70,000 एमसीएक्स था तो गोल्ड 69,000 तक अवेलेबल था।
लेकिन चूंकि आचार संहिता में गोल्ड मार्केट में खत्म हो चुका है और कैश लाने ले जाने की दिक्कतें पूरे देश के अंदर चल रही हैं, तो स्टॉक अवेलेबल ना होने से गोल्ड आज अगर करंट मार्केट की बात करें तो 73,000 के आसपास गोल्ड का भाव मार्केट में चला, जो कि बहुत ज्यादा है। तो डिमांड जो त्योहार स्टार्ट हो गए नवरात्र में, कहीं कोई मार्केट में काम नहीं है। आप कह सकते हैं 5% का बिजनेस भी नहीं है। और अभी गोल्ड में एकदम बुलिश का ही ट्रेंड चल रहा है। जब तक करेक्शन, कल सीपीआई का डेटा आना है तो हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि $100 करेक्शन आना चाहिए। तो जब तक करेक्शन नहीं आएगा तब तक किसी प्रकार का बाजार में मूवमेंट नहीं आएगा। ओके, आप कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के विंग है आपका, तो जो कारोबारी है क्या उनके लिए बड़ा रिस्क हो गया है कारोबार चलाना, क्योंकि पेपर ट्रेडिंग ज्यादा हो रही है, जो पेपर गोल्ड है उसमें लोगों की दिलचस्पी बढ़ी है एसेट के तौर पे, और यहाँ पे फिजिकल डिमांड पर इसका काफी असर हो रहा है। तो कारोबारियों का क्या रिएक्शन है पंकज जी? नहीं, ये देखिए, आपका बिल्कुल प्रश्न आपका जायज है, क्योंकि जो हमारे देश में यूथ है, अभी आपके फाइनेंशियल ईयर की रिपोर्ट आई है, डीमेट अकाउंट बहुत ज्यादा ओपन हुए देश के अंदर, लगातार बढ़ रहे हैं। तो जो हमारे देश में यूथ है वो गोल्ड ईटीएफ में, और जो पुराने इन्वेस्टर हैं जो एफडी में जाते थे उसके बजाय जो गोल्ड में उनका अच्छा खासा बढ़ रहा है, तो वो सोवरेन बॉन्ड वगैरह में जा रहे हैं। तो ज्वेलरी की डिमांड अब केवल शादी ब्याह के लायक रह गई है। अब निवेश के नाम पे लोग गवर्नमेंट के बॉन्ड्स या ईटीएफ की तरफ जा रहे हैं। तो बिजनेस लगातार जो है वो ज्वेलरी के मामले बात करें तो सेल लगातार हम लोग की डाउन हो रही है। अब प्रॉफिट की बात करें तो जिसका जो प्रॉफिट था वो था, लेकिन वॉल्यूम के हिसाब से अगर हम चलें तो रुपयों में जिसकी जो सेल थी टर्नओवर वही आ रहा है, लेकिन हम ग्राम में बात करें, अगर कोई व्यक्ति दिन भर में 100 ग्राम बेचता था, जिसकी सेल मुश्किल से 30 ग्राम रह गई है। उस जमाने में अगर वो 5 लाख की बिक्री करता तो आज 5 लाख की बिक्री आज भी कर रहा है, लेकिन वॉल्यूम जो है उसका ग्रामों में बहुत कम रह गया है। मतलब हमारी जो इंडस्ट्री है वो लगातार माइनस की तरफ जा रही है। सर, ये पूरे फेस्टिव सीजन की बात करें अक्षय तृतीया तक, तो किस तरह के डिमांड की उम्मीद, कोई आप लोगों ने अनुमान तो लगाया होगा कि इतनी बिक्री होगी ज्वेलरी की इस बार? सर, लास्ट जो रहती है तो अभी तो हमने अनुमान इसलिए लगाया नहीं है कि 1 महीने के अंदर सब आउट ऑफ सिस्टम, मतलब कि आप समझिए, हम लोग सोच ही नहीं सकते कि आज तक क्या होता था कि अगर 5 से 7% का मूवमेंट आ जाता था तो सभी ट्रेडर अपना गोल्ड सेल करते थे, यानी हम लोग करेक्शन का वेट करते थे। अब की बार टेक्निकल चार्ट की बात करें तो आरएसआई जितने इंडिकेटर्स होते हैं सब फेल हो गए, कोई रेजिस्टेंस काम नहीं आ रहा है, बिल्कुल स्काई जोन खुला हुआ है। तो लगातार रोज सोचते हैं कि नीचे आएगा, बट सारे ट्रेंड जो है पॉजिटिव है। किसी एंगल में डेटा अगर खराब भी आता है, गोल्ड ऊपर जा रहा है। अगर हम लोग अभी तक की बात करें, आज भी गोल्ड एकदम बुलिश है, रोज 1,500 रुपए की तेजी आ रही है। मतलब 1 मार्च से गोल्ड ने जो स्टार्टिंग करी वो अभी तक ट्रेंड ही चल रहा है, ऊपर ही ऊपर चल रहा है। पंकज जी, आपने वक्त निकाला। स्थिति कारोबारियों के लिए काफी मुश्किल हो गया है, क्योंकि जिस तरह से अचानक दाम बढ़े हैं तो कोई भी खरीदार नहीं चाहता है कि मैं क्यों अचानक से 10,000 रुपए का प्रीमियम दे दूं। 1-1.5 महीने में सोने जैसे स्टेबल कमोडिटी में, स्टेबल जिसके भाव में काफी स्थिरता रहती है, अगर उसके दाम इस तेजी से बढ़ेंगे तो डेफिनेटली इस पे कारोबार पर काफी असर होता है। लोग इसका इंतजार कर रहे हैं कि कब गिरावट आए, तभी ग्राहकी होगी। और ये कारोबारी होने के साथ साथ यहाँ पर कैट का जो विंग है गोल्ड और सिल्वर की, जो यहाँ पे ऑल इंडिया ज्वेलर्स गोल्ड स्मिथ फेडरेशन है, उनके प्रेसिडेंट थे पंकज जी। उन्होंने ग्राउंड की बातचीत की और क्या स्थिति ग्राहकों से लेकर कारोबारियों की क्या स्थिति हो रही है, इसकी रिपोर्ट इन्होंने दी। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और कमोडिटीज पर चर्चा करते हैं। एक और सेगमेंट है जहाँ पर जबरदस्त तेजी का दौर चल रहा है, वो है बेस मेटल्स। मनोज जी, बेस मेटल्स को क्या हो गया है? तेजी थमी नहीं है, लगातार यहाँ पे भी तेजी बढ़ती जा रही है। क्या आगे आपका आउटलुक क्या है बेस मेटल्स को लेकर, और किसमें तेजी ज्यादा दिख रही है यहाँ से? और आपको बेस मेटल्स में भी विश्वमोहन जी हम लगातार बात कर रहे थे, यहाँ पे कॉपर, एल्यूमिनियम और जिंक की हम लगातार बात करते आए हैं, और तीनों ही जगह हमने एक अच्छी बढ़त जो है देखी है। ये मंथ की शुरुआत में जो चाइना के मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई के नंबर्स आए थे, उसके बाद यहाँ पे बढ़त जो है वो काफी एक्सटेंड होती हुई नजर आई है। और जिस तरह से यूएस के भी जो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई के नंबर्स हो या जॉब के डेटा हो, वो सभी बेहतर आते हुए नजर आए हैं, और उसके चलते लगातार सपोर्ट यहाँ पे बने हुए हैं। तो अभी कॉपर अभी भी यहाँ पे स्ट्रांग लगता है। और पोजिशनल अगर बाय की बात करें तो मेरा मानना है कि एल्यूमिनियम ज्यादा बेहतर लगता है, जिस तरह से हमने एलएमई पर प्राइस में ब्रेकआउट आते हुए देखे हैं। 222 के स्तर पर बाय करके चलना चाहिए, 218 के स्टॉप लॉस से, लगभग 230 तक का रखा जा सकता है। जी, आपकी पसंद कोई टॉपिक बेस मेटल्स में आज? अखिलेश जी, आपसे सवाल है।
मुझे लगता है कि मेटल्स में जो ये रैली है वो काफी एक्सटेंड हो चुकी है, क्योंकि जो तीनों ही मेटल्स की बात करी मनोज जी ने, एल्यूमिनियम हो, चाहे जिंक हो, चाहे कॉपर हो, तीनों ही एक जो फ्रेश ब्रेकआउट थे, हालांकि इनमें अपर साइड अभी आना बाकी है, बट मुझे लगता है कि वो वहां से काफी ज्यादा एक्सटेंड हो चुके हैं। और जिस तरह का आज स्पाइक देखने को मिला कॉपर के प्राइसेस में, आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं जो लाइफ टाइम उसने क्लोज किया था कुछ सालों पहले, तो उसी क्लोज के आसपास उसने एक स्पाइक मारा है। तो मुझे लगता है कि ये जो मेटल मार्केट है कुछ टाइम के लिए एक बार साइडवेज होना जरूरी है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर जो अपर कैप है वो अराउंड 844-45 के आसपास कॉपर में, और वहीं जिंक के अंदर 245-46 तक लग रहा है। तो मुझे लगता है कि ऊपरी अगर ये भाव आते हैं तो वहां पर एक बार मुनाफा वसूली होनी चाहिए। और कॉपर मुझे लगता है नीचे 809 और 780 तक के लेवल भी देखने को मिलने चाहिए। वहीं मुझे लगता है कि यहाँ से भी एक बार करेक्शन देखने को मिलना चाहिए 2-3 रुपए तेजी के बाद। और मुझे लगता है कि भाव अप टू 228 तक की टेरिटरी में आना चाहिए। तो ऊपर के लेवल से अभी थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए फ्रेश लेवाली से। चलिए, जी। कुछ और दर्शक के सवाल गोल्ड पर आ रहे हैं। निकिता है, ये पूछ रहे हैं कि गोल्ड में आगे क्या होगा। और एक और दर्शक है आरके शर्मा, सोना 70,000 के नीचे कब तक आएगा? मनोज जी क्या जवाब देंगे इनका? आरके शर्मा 70,000 के नीचे कब तक आएगा? और एक दर्शक है निकिता कि गोल्ड में आगे क्या होगा? देखिए सर, आगे जो ट्रेंड है वो तो अभी पॉजिटिव ही है। छोटे मोटे डिप्स आते रहेंगे, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि कल यूएस के इन्फ्लेशन के और मॉनेटरी पॉलिसी के मीटिंग के मिनट्स आना है, तो उस समय थोड़ी वॉलेटिलिटी जो है वो ज्यादा बढ़ती हुई नजर आएगी। टेक्निकली एक करेक्शन ड्यू है, तो उसके चलते कीमतें $2300 तक एक बार आ सकती है। भारतीय बाजारों में 70,000 69,500 के रेंजेस में जो है टेक्निकली देखने को मिल सकता है करेक्शन। लेकिन करेक्शन ही होगा, अभी कोई बड़ी जो है गिरावट सोने में देखने को नहीं मिलेगी। तो डिप्स में बाई की सलाह रहेगी। कल के डेटा को देखते हुए एक यहाँ पे करेक्शन जो है कल के शाम के सत्र में देखने को मिल सकता है, तो उस पर एक बार नजर रख के चलना चाहिए। आनंद गुप्ता भी है हरिप्रिया ज्वेलर्स से। आनंद जी बताइए, स्टोर्स से क्या रिपोर्ट आ रही है? क्या अभी पंकज अरोड़ा साहब थे जो ऑल इंडिया ज्वेलर्स और गोल्ड स्मिथ फेडरेशन के प्रेसिडेंट है, उनका कहना था कि ग्राहकी पूरी तरफ से गायब हो गई है ऊंचे भाव की वजह से। आप लोगों के स्टोर्स की क्या रिपोर्ट है? सर हम लोग, नमस्कार विश्वमोहन जी। नमस्कार सर। हमारे यहाँ बहुत अच्छा है इसका। अभी जो बात पंकज अरोड़ा जी बोले हैं एकदम सत्य बोले हैं। और भाव बढ़ने के कारण से कस्टमर तो एकदम मतलब लग रहा है जैसे सांप सूंघ गया है। लेकिन लोग को उम्मीद है कि भाव कुछ नीचे आएगा। लेकिन अभी मेरा कल एक मीटिंग किए थे हम, हमारे वर्ल्ड के जो सबसे बड़े गोल्ड के जो रिफाइनरी के मालिक है, राजेश एक्सपोर्ट के मालिक है प्रशांत मेहता जी। वो बता रहे थे कि आनंद जी, ये सारा परचेजिंग जो है ना सेंट्रल बैंक के द्वारा होने के कारण से ये रेट इतना ज्यादा तेजी से बढ़ा है। और लेकिन यहाँ ये पे रेट ग्राहकी जो है, खत्म हो रही है ना, अब ज्वेलर्स को दिक्कत हो रही हाँ है, इन्वेस्टमेंट बाइंग हो रही है, सेंट्रल बैंकों का रिजर्व बढ़ रहा है, लेकिन ज्वेलर्स हाँ क्या करेंगे फिर? ज्वेलर्स करेंगे क्या कि वो तो बेचारे अभी भी इंतजार में है कि 68,000 हो जो ग्राहक से लौट के आए। ओके। समझ रहे हैं ना? तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि भाव अगर जब तक नहीं गिरेगा तब तक कुछ करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन अब अगर इस रफ्तार में बढ़ रहा है तो पॉजिटिव ही रहेगा सर। देखिए, कोई भी प्रॉपर्टी का दाम बढ़ता है तो लोग का इन्वेस्टमेंट करने वाला तो छोड़िए, शादी विवाह का टाइम है, पर्व का टाइम है, अभी गुड़ी पड़वा है, अभी अब आज नवरात्रा शुरू हो गया भगवती की कृपा से। तो सबके दुकान में छोटा मोटा ग्राहक है, बड़ा परचेजिंग नहीं हो रहा है सर। काम ऐसा नहीं कि एकदम बैठा हुआ है। हम भी अभी गए एग्जीबिशन, सबको देखे खूब जोरदार खरीदारी करते हुए। उन लोगों को खरीदारी करते हुए देख के ऐसा लग नहीं रहा था कि भाव का कोई प्रभाव है। बस जो पुराना लोग पेमेंट किए हुए हैं उसका, हम लोग में होता क्या कि माल बिल से आ गया और हम लोग पेमेंट लगा दिए, लेकिन रेट कट करने के लिए हैजिंग करते हैं, ओके उसी में लोग फंस गया है। ओके सर, तो मैं भी बहुत 68,000 सारे रुपये। एग्जीबिशंस में अभी गया था, हाँ बेंगलुरु से जी लेके जी मुंबई तक। उन लोगों के हाँ जितने भी ज्वेलर्स थे वहां कहे हैं कि वहां पे ग्राहक दिख नहीं रहे हैं। एक तो इतने ज्यादा हाँ ये इस तरह के एग्जीबिशंस और शोज हो रहे हैं बैक टू बैक, उससे भी ग्राहक हाँ गायब हो रहे हैं और उनके कारोबार पर भी असर हो रहा है, उनका टाइम भी खराब हो रहा है और उनके पैसे भी जाया हो रहा है, ऊपर से धंधा भी नहीं हो रहा है। बैंगलोर के ज्यादातर जो एग्जीबिटर्स थे उन्होंने साफ तौर से कहा, मैं एक एक स्टोर्स में जाकर विजिट किया, उनका कहना था कि ग्राहक आप देख लीजिए बिल्कुल पूरी तरह से गायब है, क्योंकि सेम धंधा यहाँ पर बॉम्बे में भी करके गए थे, वही एग्जीबिशन वहां पर भी हो रहे हैं, तो काफी असर हो रहा है। इस तरह के एग्जीबिशंस इतने मल्टीपल टाइम्स में एक ही हफ्ते में दो दो शहरों में हो रहा है, ये सही ज्वेलरी इंडस्ट्री के लिए नहीं है, ये उनकी डिमांड थी।
मैंने आपके सामने रखा। शुक्रिया आनंद जी, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। चलिए आगे बढ़ते, कुछ और धन्यवाद सर। दर्शक हैं Thank you so much. जिनके सवाल भी लेना जरूरी है। ऋषिकेश हैं नासिक से, क्रूड पर जानना चाह रहे हैं कि आज क्या करना चाहिए। बताइए अखिलेश जी, क्रूड में क्या करना चाहिए? छोटे छोटे जवाब दीजिएगा सर। देखिए ओवरऑल मोमेंटम प्लस है, हालांकि यहाँ पर 60-70 पॉइंट का एक करेक्शन आ सकता है, तो मुझे लगता है कि 7140 के आसपास क्रूड मिलता है तो वहां पे बाय करना चाहिए। 7115 के नीचे का स्टॉप लॉस रखे। मुझे लगता है ग्रेजुअली भाव वापस से 7275 के आसपास आज देखने को मिलना चाहिए जी। चलिए हमारे साथ कायमार सादरी साहब भी हैं, अवांस एंटरप्राइजेस के सीईओ हैं, उनसे एग्री मार्केट की चाल समझ लेते हैं। ग्वार एक अच्छी रिकवरी के बाद फिर से आज कमजोर हो गया। सादरी जी, क्या लग रहा है ग्वार में क्या हो रहा है? नमस्कार विश्वमोहन जी। नमस्कार सर, ग्वार में जो हमने आज थोड़ा बहुत तकरीबन 1.5% का हमने फॉल देखा हुआ है, मेरे ख्याल से ये इसको मैं मंदी नहीं करूंगा, ये थोड़ा बहुत प्रॉफिट टेकिंग है, क्योंकि हमने देखा कि तकरीबन भाव काफी नीचे चले गए पिछले 2 हफ्ते में 5100 आसपास, और हमने फिर पिछले 2-3 दिन में अच्छी खासी इसमें रिकवरी देखी। तो मैं अभी फिलहाल मैं यही सजेशन दूंगा कि सर ग्वार सीड में फिलहाल बाय करके ही चलना चाहिए। मसालों में क्या करे सादरी जी? मसालों में भी आज कमजोरी दिखी, 24,000 के नीचे आ गया है। जीरा, हल्दी, धनिया तीनों में कमजोरी दिखी। धनिया तो और कमजोर हो रहा है। क्या लग रहा है, किस तरह की चाल दिख रही है आपको अब? सर, मुझे मसालों में फिलहाल इतनी कोई तेजी वाली बात नजर नहीं आ रही है। अगर हम पहले टर्मरिक से शुरू करें तो टर्मरिक में हम देख रहे हैं कि पिछले 15 दिन में 19,000 से लगातार भाव नीचे आ रहे हैं। पिछले 2 दिन पहले हमने देखा था कि भाई 16,800 तक आए थे भाव, जो कि नीचे में 16,300 तक भी चले गए थे, लेकिन आज वापस हमने उसमें फॉल ही देखा है। अगर हम मई कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो तकरीबन 17,050 के आसपास ट्रेड कर रहा है, सॉरी जून कॉन्ट्रैक्ट टर्मरिक का। मुझे अभी भी लग रहा है कि सर अराइवल्स का प्रेशर अच्छा खासा है फिलहाल, और उसी की वजह से मैं टर्मरिक में अभी भी करंट प्राइसेस से 500 रुपए तक का फॉल देख रहा हूं। तो उसको एक बार 16,500 16,600 का टारगेट बनाकर एक बार जून कॉन्ट्रैक्ट सेल करना चाहिए। अगर हम बात करें जीरा की भी, तो जीरा में तकरीबन सेंटीमेंट आज काफी महीनों से नेगेटिव ही चल रहा है। फिलहाल स्पॉट जो प्राइस है वो तकरीबन 24,050 के आसपास ट्रेड कर रहा है, और जो एनसीडीएक्स का मई कॉन्ट्रैक्ट है वो उसके नीचे ही चल रहा है। तो उसी व्यू को मद्देनजर रखते हुए मुझे सर जीरा में फिलहाल अभी भी लग रहा है कि करंट प्राइसेस से 301 रुपए तक की 300 से 400 रुपए तक का फॉल अभी भी मेंटेन रहेगा, क्योंकि ज्यादातर व्यू यही है कि भाई जीरा में इस बार पिछले साल के मुकाबले तकरीबन 35 से 40% का क्रॉप ज्यादा है। तो उसकी वजह से अराइवल का प्रेशर जब भी आएगा, क्योंकि मंडी अभी पिछले हफ्ते ही शुरू हुई है ईयर एंडिंग के क्लोजर के बाद, तो उसको मद्देनजर रखते हुए जीरा करंट प्राइसेस से सेल करके ही चलना चाहिए। धनिया में भी हमने देखा कि भाई तकरीबन 8200 रुपए तक का हमने अच्छा खासा रिकवरी देखा था, लेकिन पिछले 2 या 3 ट्रेडिंग सेशन में वो वाला सेंटीमेंट भी कमजोर होते हुए दिख रहा है, और तकरीबन करंट प्राइस 76 से 7700 के बीच में ट्रेड कर रहे हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैं यही सलाह दूंगा कि एक बार मे कॉन्ट्रैक्ट को 7500 तक का टारगेट के साथ सेल करके रखना चाहिए, और करंट प्राइस से आप 100 से 125 रुपीज का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। अब गेहूं की बातचीत कर लेते हैं, और गेहूं को लेकर रिपोर्ट यह है कि सरकार ने जो अनुमान लगाया है 1120 लाख टन का, उससे 6% से ज़्यादा कम उत्पादन हो सकता है। ये प्राइवेट ट्रेड बॉडी का मानना है। जो रोलर फ्लोर मिलर्स फेडरेशन का ये अनुमान है, उनको लगता है कि इस साल 1,150 लाख टन गेहूं का उत्पादन हो सकता है। ये उनका मानना है। पिछले साल सरकार ने 1120 लाख टन का उत्पादन का अनुमान लगाया था, और ट्रेड एसोसिएशन का अनुमान 10% उससे कम था। उनका कहना था कि 10% कम उत्पादन हुआ है, सरकार जितना कह रही है उत्पादन के आंकड़े। और इस साल भी इनको लगता है कि सरकारी अनुमान से 6.25% कम उत्पादन रहने का अनुमान है। और यही वजह थी कि दाम को रोकने के लिए सरकार ने ओएमएसएस के जरिए 100 लाख टन के आसपास रिजर्व से गेहूं बेचे, और 2017 के बाद सबसे कम गेहूं का स्टॉक बफर में हो गया है। चलिए तमाम मुद्दों पर बातचीत करते हैं। संजीव गुप्ता है हमारे साथ, डायरेक्टर है बीटीएस रोलर फ्लोर मिल्स के। संजीव जी, गेहूं की ग्राउंड रिपोर्ट बताइए, क्या स्थिति है, किस तरह का उत्पादन नंबर आप लोग अनुमान लगाकर चल रहे हैं? छोटे छोटे जवाब दीजिएगा सर। नमस्कार विश्वमोहन जी। नमस्कार। तो हमने एक एग्री वॉच के साथ मिलके एक सर्वे करवाया था, जिसमें हमें पता चला है कि जो गवर्नमेंट अनुमान है 112 मिलियन टन, हम उससे 6% कम है हमारी क्रॉप, और हम अनुमान लगा रहे हैं कि 106 मिलियन टन की क्रॉप होगी इस साल। सरकार जिस तरह से खरीदारी कर रही है, लास्ट ईयर के मुकाबले काफी तेजी से कर रही है, क्या
जो बड़े ट्रेडर्स है, बड़े खरीदार है, क्या उनको रोका गया है कि आप गेहूं अभी ना खरीदे, सरकारी बफर को पूरा करने दें, हमारे रिजर्व को पूरा करने दें, उसके बाद आप खरीदारी करें, ऐसा कुछ है? देखिए फॉर्मल वे में नहीं रोका गया है, बट इंडिविजुअली बुला के बोला गया है कि आप ट्रेडिंग के लिए गेहूं नहीं खरीदिए, सिर्फ जो जरूरत है उतनी ही गेहूं खरीदी जाए। और इनफॉर्मल वे में बोला गया है। एंड गवर्नमेंट ने इस साल तेजी से प्रोक्योरमेंट करने की कोशिश कर रही है, बिकॉज उनका स्टॉक्स काफी लो है। आफ्टर 2008 ये सबसे लोएस्ट स्टॉक होल्डिंग है, उनके पास 7 मिलियन टन के करीब है उनका जो शुरुआती 1 अप्रैल को जो स्टॉक था। तो उनकी कोशिश ये है कि 32-33 मिलियन टन स्टॉक वो लोग जमा कर पाए, ताकि उनके पास बफर प्लस ओएमएसएस के लिए कुछ बच जाए। क्या लग रहा है, सरकार ने जो लक्ष्य तय कर रखा है खरीद का, बाकी पिछले 2 साल के एक्सपीरियंस के बाद उन्होंने लक्ष्य भी हालांकि मॉडरेट रखा है, क्या लग रहा है उससे ज्यादा खरीदारी हो पाएगी? आप क्या अनुमान क्या कह रहा है? आई थिंक 31-32 मिलियन टन शायद ऑप्टिमिस्टिक हो, बिकॉज पूरा पाइपलाइन ड्राई है इंडिया का। तो फ्लोर मिल एसोसिएशन को भी फ्लोर मिलों को भी गेहूं की जरूरत पड़ रही है। बट लास्ट ईयर से जरूर ये लोग ज्यादा कर पाएंगे, क्योंकि एक तो इन्होंने जल्दी चालू किया प्रोक्योरमेंट, और थोड़ा प्रोक्योरमेंट पे ध्यान दिया है, खासकर यूपी में, जहां पर इनकी प्रोक्योरमेंट प्रक्रिया हमेशा कमजोर रही है। इस साल उन्होंने और कोशिश वहां पर करी है, और हो सकता है 3 से 4 मिलियन टन पिछले साल से ज्यादा हो पाए। 30 मिलियन टन के करीब हमारा अनुमान है कि गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट कर पाएगी। शुक्रिया संजीव जी, आपने वक्त निकाला और हमारे लिए गेहूं की ग्राउंड स्थिति क्या है, आप लोगों के सर्वे क्या कह रहे हैं, आपने पूरा मामला बता दिया। चलिए वापस से आपसे कभी बातचीत होगी। अब बातचीत कर लेते हैं मस्टर्ड की, जहां पर रिकॉर्ड उत्पादन का अनुमान लगाया जा रहा है। हमारे साथ मोपा के ज्वाइंट सेक्रेटरी अनिल चतुर्वेदी हैं। अनिल जी बताइए, क्या लग रहा है मस्टर्ड को लेकर? अब तो आपके सर्वे, आपकी रिपोर्ट, आपके सेमिनार भी हो चुके हैं, स्थिति भी क्लियर हो गई होगी। क्या 123 लाख टन सरसों उत्पादन होगा इस साल? नमस्कार सर। नमस्कार। इस साल जो उत्पादन के आंकड़े लगाए हैं वो 123 लाख टन के दिल्ली में 16-17 मार्च को लगाए हैं, और अराइवल्स चालू हो गई है। मंडियों में अभी 10 लाख कट्टे के आसपास माल आ रहा है, और नेफेड की खरीदारी चालू हो गई है एमएसपी पे। 5,650 में नेफेड भी खरीदारी चालू की है। अभी तक नेफेड ने 2 लाख टन माल खरीद भी लिया है। और अराइवल हम अगर देखें तो अभी तक नई वाली जो क्रॉप है उसकी फरवरी में 7 लाख टन सरसों आ गई, मार्च में 16 लाख टन सरसों आ गई, तो करीब करीब 123 लाख टन में से 25 लाख टन सरसों की अराइवल हो चुकी है सर। और भाव का जो स्तर है वो एमएसपी 5,650 है, मंडी में अभी 4,800 से 5,000 रुपए बिक रही है। अराइवल 10 लाख कट्टे की डेली है सर। बाकी है, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि 123 लाख टन उत्पादन होगा, अभी 25 लाख टन ही अराइवल्स हुए, तब तो दाम और गिर सकते हैं। हाँ दाम, लेकिन एक सपोर्ट पीछे से बैक सपोर्ट एमएसपी पे मिला हुआ है सरकार का। अप्रैल मई जून में उनको 28 लाख टन खरीदनी है, तो एक साथ तो अराइवल होती नहीं, अराइवल सरसों की पूरे साल रहती है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि इस लेवल पर भाव और घटना नहीं चाहिए, बल्कि एमएसपी के सपोर्ट की वजह से थोड़ा सपोर्ट बाजार को भी मिलना चाहिए, 2-3-4% का। अभी एमएसपी से 13% कम मंडियों में भाव है, ये धीरे धीरे करके 8-9% पे आके रुक जाएगा। तो इसमें घटने की जगह मेरे को मार्केट में कम लगती है, घटने की संभावना कम लग रही है। और एमएसपी पे पूरी तरह से खरीदारी किन किन राज्यों में शुरू हो चुकी है सर सरसों की? हाँ सर, राजस्थान में खरीदी चालू है, हरियाणा में खरीदी चालू है, एमपी में है, गुजरात में है, यूपी में है, और कुछ आसाम बिहार साइड में भी खरीदारी चालू है। इसमें अभी तक सबसे ज्यादा खरीदारी हरियाणा में हो गई है 1.5 से 2 लाख टन की। बाकी सब जगह स्टार्टिंग हुई है 1 अप्रैल से, तो मुझे लगता है स्पीड पकड़ लेगी, और कम से कम भी 28 लाख टन का जो टारगेट है उसके आसपास कहीं ना कहीं नाफेड पहुंच जाएगी सब खरीदी में। शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला अनिल जी। भाव से लेकर अराइवल्स और उत्पादन को लेकर आपने अपनी रिपोर्ट रख दी, शुक्रिया सर। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और दर्शकों के सवाल ले लेते हैं। हमारे साथ हैं प्रमोद हैं पुणे से। सिल्वर किस प्राइस पे बाई करे? मनोज जी छोटा जवाब दीजिएगा, आपसे ही पूछना चाह रहे हैं। चांदी में यहाँ पे अगर शाम के सत्र में कोई डिप्स आता है 81,782 के रेंजेस में, तो वहां खरीद सकते हैं। 83,200 तक के स्तर एक बार यहाँ पे आते हुए नजर आते हैं, और एक स्टॉप लॉस यहाँ पे 81,000 के नीचे का जरूर लगा। मीरपुर से इन्होंने एक सवाल भेजा कि गोल्ड में क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए? अखिलेश जी छोटा जवाब। मुझे लगता है कि वेट ही करें यहाँ पर, वेट ही करें, अभी इंटरडे अवॉइड ही करें गोल्ड के अंदर ट्रेड को, वेट करें करेक्शन का। अगर 2310 के आसपास अगर भाव आते हैं तो वहीं पे कोई नया ट्रेड लें, क्योंकि काफी वॉलेटाइल लग रहा है मार्केट मुझे। गोल्ड बाई है 71,505 पे, क्या करना चाहिए मनोज जी?
यहाँ पे शाम के सत्र में एक स्टॉप लॉस 71,100 के आसपास का मेंटेन रखें। ऊपर में कहीं भी 71,800 72,000 के रेंजेस में भाव मिले तो एक बार मुनाफा वसूली कर लेना चाहिए। ओके, शुक्रिया मनोज जी, कमर सादरी साहब आपका और अखिलेश जी आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला है। वक्त हो गया है ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद भी खबरें यहाँ चलती रहेंगी। नमस्कार।